गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दिए होते हैं, जिनमें से आपको मैंने बता दिया था बेटा क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, और साथ ही ये बताया था कि जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो फाइनल अकाउंट के अंदर कम से कम हम 2 जगह उसे क्या करते हैं, शो करते हैं। अब इसी सीक्वेंस में बेटा हमारा 4th पॉइंट आता है एक्रूड इनकम, बकाया आय। एक्रूड इनकम क्या होती है, ढंग से सुनिएगा बेटा। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमें अभी तक मिली नहीं है, जो हमें अभी तक मिली नहीं है। इनकम विच आर अर्न ड्यूरिंग द ईयर, वह इनकम जो हमने इस साल कमाई है बट नॉट बीन एक्चुअल रिसीव, लेकिन वो वास्तव में हमें मिली नहीं है। सच इनकम नॉन एज एक्रूड इनकम, इसी इनकम को हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम। वह आय जो चालू वर्ष में प्राप्त होनी है परंतु वास्तव में प्राप्त नहीं हो पाई है, बकाया आय कहलाती है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी बच्चों एक्रूड इनकम टू कंसर्न इनकम। कंसर्न इनकम यानी उस इनकम का नाम जो इनकम हमें मिली नहीं है। जैसे कमीशन हमारा एक्रूड है तो हमारी एंट्री हो जाएगी एक्रूड कमीशन टू कमीशन। क्लियर। अब इसे भी हम फाइनल अकाउंट में 2 जगह दिखाएंगे। कितनी जगह दिखाएंगे, 2 जगह। तो पहला तो आप पर्टिकुलर इनकम में हम उस एक्रूड इनकम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे P&L में, और दूसरा बैलेंस शीट के कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में। जैसे मान लीजिए कमीशन रिसीव था आपका 1000 का कमीशन क्या है, 1000 का जो कमीशन है वो क्या है, एक्रूड है। तो P&L के CR साइड में कमीशन में वो 1000 तो हम क्या कर देंगे, प्लस, और दूसरी तरफ उसी 1000 को बैलेंस शीट के कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड में। क्लियर। तो देख लीजिए इसमें क्लियर बोला है कि द अमाउंट ऑफ एक्रूड इनकम विल बी एडिड टू द रिलेटेड इनकम इन द P&L, कि रिलेटेड इनकम में P&L में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट के कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में। हिंदी मीडियम वाले अपने नोट्स कॉपी में लिखेंगे बकाया आय को संबंधित आय में लाभ हानि खाते में जोड़ दिया जाता है और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष यानी एसेट साइड में इसे क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। नोट्स कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन कर लें और बच्चों इसे याद कर लें। मैं बार बार कह रही हूँ ये एडजस्टमेंट आप लोग याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती है, चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती है, लेकिन फिर भी पहले से ही क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, रिसीव हो जाती है। समटाइम्स अ सर्टेन इनकम इज रिसीव्ड बट द होल अमाउंट ऑफ इट नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। कहता है कि कभी कभी हमें कुछ पैसा मिल जाता है लेकिन वो पूरा पैसा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होता है, तो वो क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम। कभी कभी कुछ ऐसी आय प्राप्त होती है जिसकी संपूर्ण राशि चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती है बल्कि आगामी वर्ष से भी संबंधित होती है, अनुपार्जित आय कहलाती है। इसकी एंट्री क्या होगी, कंसर्न्ड इनकम टू इनकम रिसीव इन एडवांस। जैसे कमीशन एडवांस मिल गया तो आपकी एंट्री होगी कमीशन टू कमीशन रिसीव इन एडवांस। इसे भी बेटा बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में 2 जगह दिखाएंगे। एक तो पर्टिकुलर इनकम में से माइनस कर देंगे, पर्टिकुलर इनकम में से क्या कर देंगे, माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। दूसरा बैलेंस शीट के कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो एडवांस इनकम विल बी लेस फ्रॉम द कंसर्न इनकम, लेस फ्रॉम द कंसर्न इनकम एंड इन P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में कंसर्न इनकम में से लेस कर देंगे एंड शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। याद कर लें आप इसे कि अंतिम खातों में अग्रिम आय को लाभ हानि खाते में संबंधित आय में से घटा दिया जाता है और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटी साइड में उसे क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। बेटा ढंग से सुनिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी
फिक्स एसेट्स को रेगुलर यूज में लेने के कारण, उसका टाइम स्पेंड हो जाने के कारण, पुरानी हो जाने के कारण उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर एंड passes the time कि passes of time कि टाइम पास हो जाने की वजह से, यानी टाइम बीत जाने की वजह से, रेगुलर यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन। किसी भी संपत्ति के निरंतर उपयोग में लेने के कारण या समय व्यतीत होने के कारण संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं फिर कह रही हूँ, अपनी नोट्स कॉपी में हिंदी वाले नोट्स कॉपी करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में नोट्स कॉपी में नोट करेंगे, और साथ ही जर्नल एंट्री हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सभी अपनी कॉपी में से लिखेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिशिएशन टू कंसर्न एसेट्स। यानी जैसे मान लीजिए फर्नीचर पर डेप्रिशिएशन लग रहा है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर। मशीन पे डेप्रिशिएशन लगा रहे हो तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर अब इसे वही है, दो जगह शो करना पड़ेगा। तो एक तो डेप्रिशिएशन पी एंड एल के डीआर साइड में शो होगा। कहाँ शो होगा? पी एंड एल के डीआर साइड में। और दूसरा बैलेंस शीट में उस एसेट्स में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। जैसे फर्नीचर पर डेप्रिशिएशन है तो फर्नीचर में से डेप्रिशिएशन माइनस हो जाएगा। मशीन पे डेप्रिशिएशन है तो मशीन में से डेप्रिशिएशन की अमाउंट क्या हो जाएगी? लेस। देख लीजिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ द पी एंड एल एंड लेस फ्रॉम कंसर्न एसेट्स इन बैलेंस शीट। क्लियर? हिंदी मीडियम के बच्चे सुने, मूल्यह्रास को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में यानी डीआर साइड में और संबंधित संपत्ति में से चिट्ठे में से क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है, यानी लेस कर देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डूबत ऋण, बैड डेट्स। देखिए बेटा, बैड डेट्स क्या होता है? आपको पता है कभी कभी डेटर्स से हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है, कुछ पैसा डूब जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स। बैड डेट्स रेफर टू द अमाउंट दैट द फर्म हैज नॉट बीन टू रियलाइज फ्रॉम इट्स डेटर। कि बैड डेट्स वो राशि होती है जो उन्हें देनदारों से प्राप्त नहीं होनी होती है। इट इज लॉस फॉर दी बिजनेस और फर्म। ये बिजनेस और फर्म के लिए क्या होता है? लॉस। डूबत ऋण से आशय उस राशि से है जो व्यवसाय को अपने देनदारों से प्राप्त नहीं हो पाएगी, और यह राशि व्यवसाय के लिए क्या होती है? हानि होती है। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी बेटा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। और इसे फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे? वही दो जगह जाएगी बेटा। इन फाइनल अकाउंट्स बैड डेट अमाउंट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल। इसे पी एंड एल के डीआर में दिखाएंगे और लेस फ्रॉम दी डेटर्स इन बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से यानी देनदारों में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। ध्यान रखना, ये बैड डेट वगैरह ये सब दो जगह जाते हैं, लेकिन कब? जब ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो, एडजस्टमेंट में हो। ट्रायल बैलेंस के अंदर है केवल एक ही जगह लिखोगी, लेकिन जो भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन होते हैं, वो सब हमारे कितनी जगह जाते हैं? दो जगह फाइनल अकाउंट में हम उन्हें शो करते हैं। इस तरीके से बेटा हमारे 7 एडजस्टमेंट्स पूरे हुए। फिर से सुन लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, डेप्रिशिएशन और बैड डेट्स। इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने आज आपको नोट समझाए हैं, ये अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लें और इन्हें लर्न कर लें, क्योंकि उसी के बिहाफ पर हम फाइनल अकाउंट में इन एडजस्टमेंट्स को करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। इसलिए बच्चे अच्छे से लिखें और लिख करके इन्हें साथ के साथ याद कर लें, इनकी जर्नल एंट्री भी, और फाइनल अकाउंट में इन्हें कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे शो करते हैं उसके भी आप नोट्स याद कर लें। अब बचे हुए जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और सारे नोट्स लिखने के बाद, सारे एडजस्टमेंट्स की थ्योरी लिखने के बाद फिर हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।